मॉडर्निटी को, सेक्युलरिज्म को आप तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक आप प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के पहले और उसके बाद की जो हिस्ट्री है उसको ठीक से नहीं समझेंगे. That is the thrust of the first part of the book. Yes, and you explain in detail Martin That Luther secularism itself is a secularized version of Christian secularism, क्योंकि secularism को Christian के साथ कभी divorce नहीं करना चाहिए, दोनों साथ साथ जाते हैं. It's a single word. आपने secularism को universalize करने के लिए उसमें से Christian जो prefix है उसको आपने हटा दिया है. But इसका जो origin है, over the period of time, its origin has always been biblical. There is no two ways about it. It's an established fact. It's a documented fact. Okay? So when you say secularism translates to separation of the church from the state, why is it only about the church? Because clearly it has Christian origins. That is what ultimately led, that was the compromise arrived at after the Protestant Reformation, जब ये वेस्टफैलन ट्रीटी होता है. तो पैट्रिशिया सीड क्या करती है, इनका एक अच्छा पेपर है जहाँ पे ये डिस्कस करती है कि ये मॉडर्न जो शब्द आप इस्तेमाल किए जाते हैं अपने मॉडर्न कॉन्वर्सेशंस में, व्हाट इज इट्स ओरिजिन, इसका जो लेट्स से डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है विद टाइम कैसे चेंज हुई है. थोड़ा अलग से शुरू हो गया और आधुनिक तक आ गया. सो समथिंग दैट इज डिफरेंट से लेके आपने ये कह दिया जो भी आधुनिक है, जो नया है वो अच्छा है और बेटर है, और जो पुराना है दैट इज ऑर्थोडॉक्स, दैट इज ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव हो गया. तो ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव थिंकिंग और ट्रेडिशनल थिंकिंग को आपने नेगेटिव कलर दे दिया, और जो कुछ भी आपके हिसाब से नया है, व्हेन यू से समवनस मॉडर्न, द इमीडिएट इंप्रेशन दैट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू बी सेड. इसका आपके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पे क्या असर पड़ता है, आपने ये सवाल नहीं पूछा है. व्हेन यू से आई वांट टू मॉडर्नाइज द टेंपल, व्हाट डू यू मीन बाय इट, राइट? ऑटोमेटिकली आपने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि अगर किसी को मॉडर्नाइज करना है तो अदरवाइज ही इज रिग्रेसिव, ये पीछे रह गया है, इसको हमें आगे लेके आना है. सो दीज आर द लिंग्विस्टिक ऑरिजिन्स ऑफ इट व्हिच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन. और जो एनिबल क्विहानो ने बताई, जी उनका ये कहना था, सो ही इज सीन एज द फादर ऑफ डीकोलोनियल थॉट, जो लैटिन अमेरिका से. जी, इनका ये मानना था कि उपनिवेशवाद का जो पर्पस था वो सिर्फ आपके रिसोर्सेस को या आपका पॉलिटिकल दमन नहीं था, दूसरे को अपने के ढांचे में ढलना. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द अदर इन द मोल्ड ऑफ द सेल्फ, विच मीन्स आपकी जो सोच की पद्धति है, कल्चर के बारे में आपके जो नोशंस होते हैं, आपकी जो इमेजिनेशन होती है, आपका जो नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जितना भी हो वो चीज मैकाले के टेस्टामेंट जैसा साउंड कर रहा है. 100% कोट नहीं पहनाना है, वो अपने कपड़े पहने पर कड़ी कांटे से खाए, हमारी तरह सोचें. सो 1835 जो मिनट था मैकाले का, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट, राइट? इनफैक्ट इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ इट. द वर्स्ट पार्ट इज इट्स नॉट एज इफ सिर्फ मैकाले इसको पुश कर रहे थे. ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग इसको पुश कर रहे थे, वन वे और द अदर. ओके, सो टू कॉल इट मैकाले, इट्स मियरली एन इंडिविजुअल, but you have to go behind the सोच or the thought. So अनिबाल क्विहानो ये कहते हैं that आज भी जो इंडिपेंडेंट सोसाइटीज अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, वो अभी भी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के शिकार हैं, उससे ग्रसित हैं, और उनको वो समझ में नहीं आ रहा है. उन्हीं नियमों के मुताबिक खेल रही हैं जो 200-300 साल में. करेक्ट. तो ये जो बात है या ये जो डिस्कशन है कोल्ड वॉर के एंड के बाद शुरू होता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी सारी देश हैं, दे आर रियलाइजिंग that they are caught in the crossfire between the capitalist bloc and the communist bloc. So to that extent I would actually say under Nehru the thought about non-alignment movement जो शुरू हुआ था कि ना हम इस तरफ के होंगे ना उस तरफ के होंगे, strategically it may have been a blunder, क्योंकि you didn't have money, you had no resources, you were surrounded in a hostile atmosphere. You thought China was a friend, he never turned out to be a friend. So at that time ये जो non-alignment movement जो शुरुआत इन्होंने की थी, that was a bit too idealistic. I would say it was naive, but the thought was bang on when it comes to the principle. Which is, why should I dance to the tunes of the left and the right? ये left and right की जो definitions हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? Why don't we have our own independent thought on this point? So he basically says आपके imagination को पूरी तरह से इन्होंने capture कर दिया है. इसका explanation कैसे होता है? बोर्डिंग स्कूल सेटअप किए जाते हैं जहाँ आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी मातृभाषा में बात नहीं करेंगे. For every word that you utter in your mother tongue, you will be charged a fine. ये अभी भी होता है, भारत में भी होता है. Of course, and we see that as a matter of pride. All the boarding schools. Where are these boarding schools? Away from urban centers, in places which are comfortable to the British man's climate tastes, right? तो that is one. Second, जब वो बच्चा वहाँ से वापस आ जाता है अपने परिवार के पास, he is not able to relate to the family at all. Because the family is still dehati desi. And he has become an ABCD. Right? Yes. American born confused desi. So he doesn't know how to relate to the family anymore. So एक ही परिवार के अंदर ये दरार पड़ जाता है. So how did that work? How did they go about systematically wiping out, let's say, native populations? The reason why I cited all of this is to say,
हमारे साथ भी इतने सारे प्रयोग हुए थे, इट्स नॉट एज इफ दे डिड नॉट ट्राई, बट वी स्टिल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ अ रेजिस्टेंस. सो जब भी ये बात निकलती है, वी आर ऑलवेज टोल्ड दैट अंग्रेज आप पे मेहरबान थे, इसलिए उन्होंने आपको बख्श दिया. उन्होंने किसी को नहीं बख्शा भाई, उनको किसी को बख्शने की जरूरत भी नहीं थी. We responded in kind, culturally, militarily, politically, in every way possible. That's the only reason you're around. That doesn't take away the fact that we were sought to be victimized.